नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज मुख्य खबर कोरोना से ही करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज हम समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे राजनीतिक क्षेत्र पर। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आज चेक करेंगे और 2013 और 2018 की विधानसभाई राजनीति का कंपेरिजन करने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, भादरा आसपास की खबरें और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, आज संडे है, रविवार को मंडियों के अधिकांशतः भाव नहीं होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। तो आज दोस्तों कोरोना के केस कितने आए हैं? 2,34,281 मामले कोरोना के आए हैं, जबकि 8,893 लोगों की मौतें हुई है। मौत का ग्राफ हमने कल भी बताया था दोस्तों, थोड़ा हल्का सा मौत का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कोरोना की लहर जिस प्रकार से कल पिछले 24 घंटे में 2,35,000 आए थे, आज 2,34,000 आए हैं। मामले स्थिर है और कुछ घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो इससे आप सुखद एहसास महसूस करते होंगे, होता होगा आपको, क्योंकि 3,52,784 लोग आज भी 24 घंटे में ठीक होकर, रिकवर होकर घर गए हैं। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ चुका है अब ठीक होने वालों का। तो पीक से हम गुजर चुके हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता है। वो इसलिए है कि जब दोस्तों 3,94,000 जब पीक का मैं बता रहा हूँ, इस तीसरी लहर का आए थे, तो दोस्तों 400 के करीब लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन आज वो पीक चला गया है और मामले 2,30,000, 34,000, 35,000 आ रहे हैं, लेकिन मौतों का ग्राफ 800 से अधिक हो गया, 900 के करीब मौतों का ग्राफ हो रहा है। ये चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस और डेल्टा के मामले जो हैं वो ज़्यादा मार कर रहे हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन से अभी भी ज़्यादा मौतें नहीं हो रही है, लेकिन ओमिक्रॉन से मौतें हो रही है, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना घातक असर नहीं डाल रहा है जितना घातक असर दोस्तों डेल्टा डाल रहा है। डेल्टा भी पूरी तरीके से भारत से नदारद नहीं हुआ है, गया नहीं है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन जिस प्रकार से तेजी के साथ फैला, जैसी कि आशंकाएं थी दोस्तों, उसके साथ साथ डेल्टा भी कहीं ना कहीं फैला है और तीसरी लहर का असर कम हो रहा है। इसका बड़ा कारण भी हम ओमिक्रॉन को ही मान सकते हैं। विशेषज्ञ इसके बारे में बता चुके हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जहाँ तक मेरा सवाल है, विशेषज्ञों का सवाल है, हमारा आंकलन है दोस्तों, विशेषज्ञों की राय से ही हम अपना आंकलन जो है आप तक पहुंचाते हैं। और आपको जानने का पूरा हक है कि किस प्रकार से अब विश्व में कोरोना की लहर असर डाल रही है। तो विश्व में दोस्तों तेजी के साथ कोरोना की लहर कहीं तीसरी, कहीं चौथी, कहीं पांचवी है, वो घट रही है। कोरोना एक प्रकार से बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। तो अभी भी जो टेस्ट हुए, मैं 24 घंटे में आपको बताऊं तो 16,15,993 टेस्ट हुए। कल 17 लाख टेस्ट हुए थे। टेस्ट में कमी नहीं है और टेस्ट जिस प्रकार से हो रहे हैं और मामले आ रहे हैं, उससे हम आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी राहत हमें मिलने जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के वैक्सीनेशन की ओर देखें तो दोस्तों अब तक पूरी दुनिया, सारी दुनिया कि 790 करोड़ आबादी में से, सारी आबादी पूरे विश्व की दोस्तों 790 करोड़ की आबादी में 479 करोड़ लोग जो है वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। 479 करोड़ लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। और दोस्तों, ये एक विडंबना ही है, क्योंकि गरीब देश हैं, उन तक अभी भी वैक्सीन की पहुंच नहीं है दोस्तों। 77% अभी भी ये अमीर देशों में ही वैक्सीन की डोजें लगी है। और मैं अगर आपको बताऊं तो यूएई देश में जो है, यूएई में 99% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। और फ्रांस में 80% लोगों को दोनों डोज लगी है, ब्राजील में 79 और ब्रिटेन में 77, अमेरिका में 75% लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगी है। और दोस्तों, विश्व में ऐसे भी देश है, कांगो सहित 9-10 देश है, जिनमें अभी वैक्सीन की शुरुआत भी नहीं हुई। तो ये एक बुरी खबर भी है, क्योंकि दोस्तों गरीबों तक अगर वैक्सीन की पहुंच हो जाएगी तो कोरोना पूरे विश्व में शांत हो जाएगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। और सक्रिय मामले अगर भारत में देखें तो दोस्तों ये 26 लाख से कहीं अधिक पहुंच गए थे तीसरी लहर के दौरान ही। अब 18,84,937 सक्रिय मामले हैं। सक्रिय मामलों में भी कमी आई है और रोजाना 1 लाख से कहीं अधिक सक्रिय मामले कम हो रहे हैं।
तो ये भी एक अच्छी बात है। और देश में किन राज्यों में, अब 7 राज्यों में दोस्तों राजस्थान में कुछ संक्रमण की दर बढ़ी है। राजस्थान 10,000 की लिस्ट से बाहर हो चुका था, लेकिन आज अचानक राजस्थान फिर 10,000 के क्लब में वापस आ चुका है। और जो 6 राज्य थे भारत में 10,000 से कहीं अधिक रोजाना 24 घंटे में मामले आने वाले, अब वो 7 हो चले हैं। केरल में 50,852 मामले 12 मामले आए हैं। कर्नाटक में 33,337 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 27,971 मामले आए हैं। तमिलनाडु में 24,418 मामले 24 घंटे में आए हैं। और गुजरात में 11,794, आंध्र प्रदेश में 11,573, जबकि राजस्थान में 10,437 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो कि 8,000 तक पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में डेल्टा की मार ज़्यादा हो रही है। और दोस्तों राजस्थान में ओमिक्रॉन भी तेजी के साथ बढ़ा है, तो हमें सतर्कता अभी आवश्यकता है। आज वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। आज नई गाइडलाइन जो कोरोना की है वो भी प्रभावी हो चली है। और कुल मिला के आज लोगों को पता नहीं था, आश्वस्त नहीं थे कि वीकेंड कर्फ्यू समाप्त हो चला है, इसलिए बाजारों में आज हमने देखा आधी दुकानें खुली थी, आधी दुकानें बंद रही। और शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जरूर कर्फ्यू रहेगा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू जो दिन में दुकानें बंद थी संडे को, वो दुकानें अब खुल सकेगी। और दोस्तों नई गाइडलाइन भी आ चुकी है। 1 फरवरी से अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, स्कूल खुलना, क्योंकि विद्यार्थियों की मनोदशा भी कैसी हो रही होगी, लगातार स्कूल जब बंद है तो दोस्तों अभिभावक भी चिंतित होंगे और स्कूलों की हालत भी कैसी होगी, जो निजी स्कूल है दोस्तों। तो कुल मिला के स्कूल खुलने अति आवश्यक है और भारत के भविष्य का सवाल है। तो स्कूलों में भी सभी स्कूल संचालक अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को जो शिक्षा दे तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों 9वीं से 12वीं की स्कूल ही खोले हैं, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगी है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों आज 30 जनवरी को क्या खास दिवस है, इसके ऊपर हम चर्चा करें तो आज 30 जनवरी को दोस्तों 1948 में महात्मा गांधी की बिरला हाउस में दोस्तों गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और उनके पेट में और सीने में 3 गोलियां लगी थी। नथुराम गोडसे द्वारा जो है उनकी हत्या की गई थी। तो आज कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा गांधी को है वो बापू नाम से पुकारा था, और वो बापू का नाम आज पूरे भारत में दोस्तों अदब से लिया जाता है। महात्मा गांधी का एक प्रकार से सरनेम ही बापू हो चला है। और दोस्तों आज उनकी 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। और दोस्तों सभी जगह महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोस्तों भादरा में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एसडीएम शकुंतला पसार के अलावा तहसीलदार जय कौशिक, रतनलाल इंदलिया शिक्षा अधिकारी और सागरमल छिंपा शिक्षा अधिकारी के अलावा वीरेंद्र सिंह और स्कील खान आदि भी शामिल रहे। और दोस्तों अन्य नेतागणों में, नागरिक गणों में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति सदस्य भंवर खां क्यामखानी भी थे, और मालचंद्र राजपुरोहित वरिष्ठ कांग्रेसी है दोस्तों, विशाल गोस्वामी, डॉक्टर महमूद भाटी, नथु का कुरैशी, लाल मोहम्मद मुआलजन स्वतंत्र पत्रकार दोस्तों ये शामिल रहे। गांधी पार्क में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है दोस्तों, मूर्ति लगी है, वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करके आज गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। और देश भर में गांव से भी हमारे पास दोस्तों पुण्यतिथि बनाने के समाचार हैं। तो कुल मिला के आज गांधी जी की पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई। आज और क्या खास है दोस्तों, 30 जनवरी को दोस्तों आज के दिन 1530 में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का भी निधन हुआ था, उनकी भी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो जिस प्रकार से दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में आज हम समीक्षा भी करने जा रहे हैं दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के ऊपर जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करेंगे नेताओं का किस प्रकार का है। और दोस्तों आज सबसे बुरी खबर पिछले 2 दिनों की जो है हनुमानगढ़ जिले से, वो है गांधी जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, उसमें हनुमानगढ़ में दोस्तों पंजाब से जो केमिकल युक्त पानी आया है दोस्तों, पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये पानी यूज में लिया जाता है। और ये केमिकल युक्त जो काला पानी आया है पूरे जिले की
दोस्तों इससे टेंशन बढ़ गई है, चिंता बढ़ा दी है और पीएचडी ने दोस्तों विभाग ने भंडारण भी रोक दिया गया और उसका सैंपल भी पानी का लिया गया है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो काला पानी है पंजाब के काला सिंधिया नाले से फैक्ट्रियों का जब प्रदूषित केमिकल युक्त पानी है जो नहरों में छोड़ा जाता है दोस्तों, उसके चलते वो बहकर जो हरिके गिराज है दोस्तों वहाँ से जो चलकर राजस्थान में प्रवेश करता है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश किया है ये प्रदूषित पानी दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो अगर एक्सपर्ट की माने तो किडनी लीवर फेल होने की दोस्तों इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं रहती है और पीलिया आदि रोग भी हो सकते हैं और मस्तिष्क पर भी दोस्तों इसका असर होता है जो ये केमिकल युक्त पानी है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इसके ऊपर हमें याद आ रही है क्योंकि बादरा क्षेत्र में भी यही बादरा के लोग भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से एक के बाद एक वार्डों में लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है, बार बार ज्ञापन देते हैं, शिकायतें करते हैं, नगर पालिका प्रशासन से शिकायतें करते हैं, जलदाय विभाग से प्रशासन से शिकायतें करते हैं और जलदाय विभाग दोस्तों खूब यहाँ मेहनत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा फॉल्ट जो है वो पकड़ में नहीं आता है क्योंकि भूमिगत जो सीवरेज लाइनें डाली गई है दोस्तों उसके बाद में लगातार जलदाय विभाग की पाइपों में लीकेज की समस्या बहुत तेजी के साथ दर्जनों की संख्या में बढ़ी है और वो लीकेज कहीं ना कहीं नालियों का और सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर कहीं कहीं कुइयां भी दोस्तों धसी हुई है, उसके चलते सीवरेज में मिक्स होकर दोस्तों ये जलदाय विभाग के पाइपों में ये पानी जाकर हमारे नलों से टपकता है दोस्तों, जिससे हम पेयजल के लिए अपनी प्यास बुझाते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। हम जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले में ये केमिकल युक्त पानी आया है, बादरा तहसील के लोग, बादरा कस्बे के लोग भी किस प्रकार से ये गंदा पानी पीने को मजबूर है और इस गंदे पानी से जो कि सीवरेज का नालियों का गंदा पानी है ये कितना शरीर का नुकसान करता होगा, एक्सपर्ट की उसके बारे में क्या राय है, ये कितनी गंभीर बीमारियां महामारियों को आमंत्रण कर सकता है दोस्तों। इसके ऊपर भी जो है विशेषज्ञ ध्यान दे और कम से कम प्रशासन जो है लापरवाही ना बरते, इसके ऊपर सतर्कता से कार्य करे। और पंजाब में जिस प्रकार से दोस्तों पंजाब से ये पानी है उसने चिंता बढ़ा दी है और बार बार आती इस समस्या में दोस्तों। पहले भी एक प्रकार पंजाब से जो जब केमिकल युक्त पानी आया तो 50 करोड़ का जुर्माना पंजाब सरकार को लगाया गया था, उसके बावजूद भी दोस्तों कहीं कोई सुनवाई नहीं है, असर नहीं है इसका। लेकिन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है क्योंकि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से इसको लेकर खिलवाड़ दोस्तों आने वाले दिनों में हम हो सकता है पूरे जिले के ऊपर ये संकट के बादल है स्वास्थ्य को लेकर। तो कुल मिला के ये बहुत ही दुखद खबर है। और दोस्तों इसके अलावा एक अन्य खबर की ओर आपका रुख करूँ हम तो दोस्तों बादरा में कल्याण भूमि क्षेत्र में शिव वाटिका का जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट चल रहा है। और सुशील गुप्ता जो बामासा है बादरा के दोस्तों, उनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्य शिव वाटिका का चल रहा है। और शिव वाटिका और वहाँ शिव जी की विशाल प्रतिमा ना लगे, मूर्ति ना लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो शिव जी की भी एक बहुत बड़ी 16 क्विंटल की एक जीवित मूर्ति दोस्तों, जैसे जीवित मूर्ति हो ऐसी मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है। और दोस्तों इतना शानदार नज़ारा है, वहाँ निर्माण कार्य हुए हैं और तरह तरह के फूल पौधे दर्जनों की संख्या में जो है फुलवारी पौधों की आप देख के आपका मन गदगद हो जाएगा दोस्तों। और इसमें पार्किंग की सुविधा और अनेकों प्रकार की इसमें सुविधाएं दी जा रही है। और इसका संभवतः 1 मार्च को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है दोस्तों। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो दर्शकों के सामने होगी और लगातार इसमें जो है प्रयास किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं, उस विषय पर आते हैं, समीक्षा पर आते हैं जिसके लिए आपको कल भी हमने बताया था। दोस्तों शुरुआत करते हैं समीक्षा की, जो राजनीतिक विषय पर हम आज करने वाले हैं उसकी। तो 2018 विधानसभा चुनाव 15वीं विधानसभा राजस्थान की दोस्तों, उससे शुरुआत करते हैं। और इससे शुरुआत करें तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजस्थान विधानसभा में 128 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 4276 सवाल पूछे इन 3 वर्षों में।
ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल गहलोत सरकार का हुआ है दोस्तों, हमारे बादरा तहसील से अगर देखें तो बलवान पूनिया का, नौर से अमित चचाण का, तो इनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ है उसमें 128 विधायकों ने 4276 सवाल पूछे, और इनमें कई बहुत से विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 से अधिक सवाल पूछे हैं। संभवतः 200 का आंकड़ा किसी विधायक ने नहीं छुआ है। अभी तक 3 वर्ष का समय हो चुका है। इसमें 45 विधायक ऐसे हैं, 45 विधायक जिन्होंने एक भी सवाल अपने क्षेत्र के लिए नहीं पूछा। दोस्तों ये कैसी विडंबना है। हमारे क्षेत्र से जो विधायक चुनकर जाते हैं वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाएंगे, कोई भी सवाल इससे संबंधित नहीं होंगे, तो उसका निराकरण कैसे होगा। सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार उन सवालों का निराकरण करती है और उन समस्याओं का समाधान होता है, और क्षेत्र में एक प्रकार से ये भी एक विकास का तरीका है। लेकिन जब विधायक कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इनमें 15 विधायकों में कृष्णा पूनिया, सादुलपुर राजगढ़ जो हमारा पड़ोसी कस्बा है दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र है, उनकी विधायक है कृष्णा पूनिया, कांग्रेस की विधायक है। और उनको दोस्तों कृष्णा पूनिया को जो है पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है। कृष्णा पूनिया को श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 3 वर्षों में इनके श्रेष्ठ कार्यकाल को। और दोस्तों ये पुरस्कार एक प्रकार से विधायकों को तो इसीलिए दिए जाते होंगे क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छा होगा और उन्होंने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया होगा, क्षेत्र के लोग संतुष्ट होंगे और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने 3 साल क्षेत्र में कार्य किए होंगे। नॉर्मल बात है, क्योंकि इन्हीं पैमानों के आधार पर तो विधायकों का आकलन किया जाता होगा। लेकिन कृष्णा पूनिया उन 45 विधायकों में शामिल है जिन्होंने एक भी सवाल इन 3 वर्षों में नहीं किया। सरकार के सभा अध्यक्ष के सभापति महोदय है जो उनके सभा पटल पर एक भी सवाल कृष्णा पूनिया ने नहीं रखा और उनको श्रेष्ठ विधायक के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों कैसी विडंबना है। ठीक है, ये पुरस्कार राष्ट्रीय छात्र संसद नामक एक संस्था ने दिया है, लेकिन इन पुरस्कारों का क्या औचित्य है दोस्तों। उनके ऐसी संस्थाओं के एक प्रकार से विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा करता है ये, क्योंकि ऐसे अगर आप किसी को सम्मानित करते हैं, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले एक समीक्षा की थी दोस्तों, यहाँ उपखंड कार्यालय स्तर पर देखें या जिला कलेक्टर महोदय के स्तर पर, तहसील जिला कार्यालय के स्तर पर देखें, जिन लोगों का 26 जनवरी 15 अगस्त को पुरस्कार के लिए चुनाव किया जाता है उसमें दोस्तों कहीं पारदर्शिता नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं है, कहीं पात्र लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, अपात्र लोगों को भरमार होती है। अगर 50 अपात्र लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं, उसमें 5 पात्र लोगों को भी सम्मानित कर दिया, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया दोस्तों। ये कोई व्यवस्था नहीं है, और इसी व्यवस्था के तहत हम आज जब बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो कृष्णा पूनिया जैसी विधायक को आप किस प्रकार से श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दे सकते हैं। उन्होंने एक सवाल भी 3 साल से नहीं किया। तो कुल मिला के दोस्तों अशोक गहलोत ने एक प्रकरण हुआ था पिछले दिनों विधानसभा में। अशोक गहलोत ने भादरा के विधायक बलवान पूनिया की पीठ थपथपाई थी विधानसभा में। वो पीठ इसलिए थपथपाई थी क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने एक प्रकार से कांग्रेस पर हल्ला बोला था, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे भाजपा के विधायक, उस समय बलवान पूनिया अपनी ऊंची और बुलंद आवाज में उन भाजपा के विधायकों से लोहा ले रहे थे। और इसी चीज को देखते हुए अशोक गहलोत ने जब वो सत्र समाप्त हुआ था तो उसके बाद में बलवान पूनिया के पास आकर, उनकी मेज के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई थी, उनको शाबाशी दी थी। तो कुल मिला के दोस्तों रिपोर्ट कार्ड अगर देखें 2013 की बात करते हैं हम दोस्तों, क्योंकि अभी 3 वर्ष हुए बलवान पूनिया का रिपोर्ट कार्ड हम आगे लेकर आएंगे जैसे जैसे थोड़ा समय भी व्यतीत होगा। 2013 से 2018 तक के विधायक रहे हमारे हनुमानगढ़ जिले के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों। इसमें हनुमानगढ़ जिला से राम प्रताप मंत्री भी रहे थे दोस्तों। मात्र 18 बार उपस्थिति रही इनकी 5 सालों के दौरान, मात्र 18 बार। कैसे विधायक है हमारे जिले के, एक प्रकार से सबसे निम्न स्तर के वर्किंग करने वाले विधायकों में शुमार नाम इनका है, और इनको मंत्री भी बना दिया गया। ये वरिष्ठता में भाजपा में कहीं ना कहीं ऊंचले पायदान पर रखे जाते हैं। और सवाल इन्होंने एक भी नहीं पूछा, एक भी सवाल राम प्रताप ने, हनुमानगढ़ से विधायक थे, 2013 से 2018 के बीच में नहीं पूछा दोस्तों। कैसी विडंबना है ये। और
संगरिया के कृष्ण जो कड़वा है दोस्तों, उनका अगर रिपोर्ट कार्ड देखें तो 134 दिन सर्वाधिक, ये सर्वाधिक है दोस्तों। पूरा सत्र के दौरान अलग अलग विभिन्न सत्र होते हैं, उनके दौरान अगर देखें उपस्थिति तो ये सबसे ज्यादा उपस्थिति है संगरिया के विधायक कृष्ण कड़वा की। लेकिन उन्होंने सवाल मात्र 64 पूछे थे, मात्र 64 सवाल। और इनसे अगर ऊपर पायदान पर चले तो नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया आते हैं, जिनकी उपस्थिति 101 दिन रही। उपस्थिति संतोषजनक है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 100 से अगर अधिक दिन उपस्थिति रहती है तो ये संतोषजनक मान सकते हैं। और इन्होंने सवाल पूछे 232 अपने विधानसभा क्षेत्र के सवाल जो है लोगों से संबंधित 232, तो काफी अच्छे सवाल पूछे उन्होंने और बहुत अच्छी खासी संख्या है। तो कुल मिला के इनका कार्य एक प्रकार से संतोषजनक मान सकते हैं। पीलीभंगा की द्रौपदी मेघवाल दोस्तों 128 दिन उपस्थिति रही इनकी। उपस्थिति के मामले में ये दूसरी ऐसी विधायक रही 2013 से 18 में जिनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा रही है। तो दोस्तों इन्होंने सवाल कितने किए? 374 सवाल द्रौपदी मेघवाल ने अपने क्षेत्र के लिए किए। ये कितनी बड़ी बात है एक विधायक के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। इस क्षेत्र की जनता को गर्व महसूस करना चाहिए अपने विधायक पर कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस प्रकार आवाज बुलंद करते हैं विधानसभा में समस्याओं को लेकर। तो दोस्तों 374 सवाल द्रौपदी मेघवाल ने पूछे। बादरा के विधायक का नंबर आता है 110 दिन संजीव बेनीवाल की उपस्थिति रही विधानसभा में। ये काफी अच्छी उपस्थिति इसको हम मान सकते हैं। और इन्होंने सवाल पूछे हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सवाल, राजस्थान में भी ये संख्या जो है रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। तो दोस्तों 462 सवाल संजीव बेनीवाल ने जो है 2013 में 2018 तक पहुंचे लोगों के जो समस्या के सवाल थे वो उठाए। तो संजीव बेनीवाल पिछले जो 14वीं विधानसभा है उसके हनुमानगढ़ जिले के टॉप मोस्ट विधायक रहे और कार्य भी उनका दोस्तों क्षेत्र में संतोषजनक था, अच्छा कार्यकाल उनका माना जाता है। लेकिन 462 सवाल पूछने ये बहुत अच्छी बात है और संजीव बेनीवाल जैसे धुरंधर नेताओं के लिए भी ये अच्छे संकेत है और दोस्तों आने वाले समय में भी ये अच्छे संकेत हम मान सकते हैं। इसके अलावा हम जल्दी से बात करें दोस्तों इन्हीं विधायकों से संबंधित कि 2013 और 18 का कंपैरिजन हम जल्दी से कर लेते हैं। कांग्रेस और भाजपा का, सबसे बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों, तो कांग्रेस का लेते हैं। कांग्रेस का हनुमानगढ़ में दोस्तों जनाधार बढ़ा था 2013 से 18 का आंकलन करें तो 2013 में दोस्तों हनुमानगढ़ से जो कांग्रेस की टिकट दी गई थी उनको 57,380 वोट मिले थे। लेकिन 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,11,217 वोट मिले, अर्थात 53,827 वोट कांग्रेस के बढ़े थे दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। ये कांग्रेस की बहुत शानदार बढ़त रही। और संगरिया में देखें तो दोस्तों 44,034 वोट मिले थे 2013 में कांग्रेस के उम्मीदवार को संगरिया से, जबकि 2018 में देखें तो 92,526 वोट मिले कांग्रेस के उम्मीदवार को और ये वोट बढ़े 48,492, बहुत अच्छी संख्या में वोट बढ़े। और पीलीभंगा का सवाल है तो 53,647 वोट मिले थे 2013 में कांग्रेस के उम्मीदवार को और 2018 में 1,06,131 वोट मिले, अर्थात सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पर है, क्योंकि 53,000 हनुमानगढ़ में बढ़े थे, ये बढ़े हैं 52,489 की संख्या में वोट बढ़े हैं 2018 में। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है पीलीभंगा के लिए। अगर नौर का सवाल है तो 69,686 वोट लिए थे राजेंद्र चचान ने कांग्रेस की टिकट पर नौर से दोस्तों 2013 में। और 2018 में उनके पुत्र अमित चचान को जब कांग्रेस की टिकट मिली तो उन्होंने 93,851 वोट लिए और ये 24,165 बढ़कर आए 2018 में 13 के बनिस्बत। और बादरा का सवाल अगर करें तो बादरा में 2013 में मात्र 11,680 वोट लिए जयदीप डूडी ने दोस्तों, बेहद निम्न प्रदर्शन ये रहा था। और 2018 का सवाल है तो डॉक्टर सुरेश चौधरी को कांग्रेस की टिकट दे गई और 37,574 वोट मिले थे और यहाँ 25,894 वोट बढ़े कांग्रेस के। तो ये बढ़त कांग्रेस की रही। और दोस्तों कांग्रेस की मैं आपको बताऊं गंगानगर और हम
हनुमानगढ़ जिले की सामूहिक 11 सीटों का अगर आकलन करें तो इन 11 सीटों में दोस्तों कांग्रेस का जनाधार 10 सीटों पर बढ़ा है। 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, जबकि भाजपा का जनाधार जो है वो 11 सीटों में 7 पर बढ़ा था। 7 सीटों पर भाजपा का भी जनाधार बढ़ा था। तो दोनों से कहीं ना कहीं निर्दलियों को ये मार हुई, निर्दलीय यहाँ से नहीं, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों की यहाँ स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ी है। अब भाजपा का जिक्र करें हनुमानगढ़ में दोस्तों, तो भाजपा हनुमानगढ़ में दोस्तों राम प्रताप 2013 में बात करें तो 87,475 वोट मिले थे भाजपा को, जबकि 2018 में 95,685 वोट मिले, अर्थात 8210 वोट बढ़े, 8,000 वोट अधिक बढ़े। और संगरिया का जिक्र करें तो 55,635 वोट मिले थे 2013 में, 99,064 वोट मिले 2018 में, और यहाँ भी 43,439 वोट बढ़े हैं। और अगर जिक्र करें पीलीबंगा का तो 63,845 वोट मिले थे 13 में, और 2018 में वोट मिले 1,06,414, अर्थात यहाँ 42,529 वोट बढ़े। और नौर का जिक्र करें तो दोस्तों 96,637 वोट मिले थे भाजपा उम्मीदवार को 2013 में, जबकि 2018 में घटकर आए 80,124 वोट, अर्थात यहाँ 16,513 वोट कम मिले भाजपा को नौर की सीट से, और अभिषेक मटोरिया को कम मिले। और भादरा से अगर आकलन करें तो संजीव बेनीवाल को 2013 में 65,040 वोट मिले थे, और 2018 में संजीव बेनीवाल को 59,051 वोट मिले। ये 5,989 वोट कम थे पिछली विधानसभा 14वीं विधानसभा की बनिस्बत। तो ये एक प्रकार से आंकड़े हैं दोस्तों, कैसे लगे आपको। और इसके अलावा मैं संपत्ति बताऊं तो दोस्तों पिछले 2013 में 500 के 500 भाजपा के जो विधायक थे वो 500 के 500 करोड़पति है। इनकी संपत्ति हनुमानगढ़ की राम प्रताप की 26 करोड़ 42 लाख थी, संगरिया से कृष्ण कड़वा की 9 करोड़ 16 लाख थी, और नौर से अभिषेक मटोरिया की 8 करोड़ 23 लाख थी, और भादरा से संजीव बेनीवाल की 4 करोड़ 6 लाख 65 हजार थी, पीलीबंगा से द्रौपदी मेघवाल की 1 करोड़ 17 लाख संपत्ति थी। तो कुल मिला के संपत्ति के मामले में 500 ही 2013 में जो विधायक बने थे वो 500 ही करोड़पति विधायक है। और इसकी भी समीक्षा करेंगे, इसी प्रकार से रिपोर्ट कार्ड देखेंगे दोस्तों हम इन विधायकों का। और जमानत सबसे ज्यादा जब्त हुई थी 2013 में दोस्तों। एक प्रकार से मैं आपको मेथड बताऊं तो जमानत किस प्रकार से बचती है, कैसे कितने वोटों से बचती है। अगर 1 लाख वोट पोल हुए हैं तो उनका 6वां भाग जो है वो कैंडिडेट को लेना होता है अगर जमानत बचानी है तो, अर्थात 16,666 से अधिक वोट लेने पड़ेंगे तब जाके जमानत बचती है। तो 2013 में बहुत बड़ी संख्या में जो है दावेदारों की, उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थी, बहुत कम संख्या में जो है जमानत बची थी। भादरा में भी मात्र 3 कैंडिडेटों की जमानत बची थी, उन सब की बाकी की जमानतें जब्त हुई थी। तो ये रही दोस्तों आज की समीक्षा, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कल भी हम कोशिश करेंगे राजनीति के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करें। तो इसके अलावा दोस्तों जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बताएं तो 30 जनवरी आज, और आज दिन भर धूप खिली रही और ठंड का एहसास कुछ कम हुआ, और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, धूप छाई नहीं, 16% बादल मात्र थे। और रात को शाम को 12 बजे तक अगर टेम्परेचर देखें तो 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। और 31 जनवरी को कल मौसम का मिजाज देखें तो 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा सुबह, और दोपहर को 20 से 23 डिग्री, शाम को 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे कल शाम को भी, और कल रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ होगा, और रात्रि को भी 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, मौसम बिल्कुल साफ होगा। कहीं बरसात की कोई चेतावनी या संभावनाएं भादरा इलाके में नहीं बन रही है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, संभवतः राजनीतिक विषय पर ही हम समीक्षा करने जा रहे हैं कल भी। तो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।